नमस्कार प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थी। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे मैथ में, डे 8 तक हम जा चुके हैं और सिंपल इंटरेस्ट में डे 9 पे हम आज बात करेंगे। और आप घर बैठे, जहाँ तक मैं मानता हूँ, बहुत सही तरीके से और सतत रूप से अच्छी मेहनत के साथ माइंड क्लासेज के ऐप का अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। तो प्यारे साथियों, डे 9 में हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चंस लेते जाएंगे। अभी क्या है, क्वेश्चंस खूब हो रहे हैं तो मैं नंबर नहीं लेके डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। कल हम वार्षिक किस्तों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे और वार्षिक किस्तों से संबंधित कॉन्सेप्ट तो हम अभी लेंगे। हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो अलग अलग समय पर जो पैसा जमा करा दिया जाता है, वर्ष के हिसाब से, मंथ्स के हिसाब से, उनकी बात करें तो पहले एक वैसा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि भाई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को एक कार खरीदनी है। इस कार को वो दो तरीके से खरीद सकता है। एक तरीका ये है कि वह इसे 50,000 रुपये नगद में खरीद सकता है, और दूसरा तरीका यह है कि यदि वह चाहे तो ऐसा कर सकता है कि 20,000 रुपये नगद दे दें और 20,000 रुपये नगद देने के पश्चात उसके द्वारा 15,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्त चुकता की जाती है। 3 वार्षिक किस्त चुकता की जाती है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि साहब दर क्या होगी। क्वेश्चंस की लैंग्वेज में बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा कि मैंने कहा एक व्यक्ति द्वारा किसी कार को 50,000 रुपये नगद में खरीदा जा सकता है। व्यक्ति ने 20,000 रुपये नगद भुगतान किया तथा 15,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्त चुकता करके अपना हिसाब पूरा किया। तो बताइए वार्षिक दर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल कैसे करते हैं, इस प्रकार का मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, फिर हम अलग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं साहब 15,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्त है। इसका मतलब 45,000 रुपये यहां चुकता किए जा रहे हैं। 45,000 रुपये यहां चुकता किए जा रहे हैं और 20,000 रुपये स्टार्ट में नगद दिए गए थे। तो कुल मिला के व्यक्ति द्वारा दे कितना दिया गया, तो आप देख रहे हैं 45 + 20, व्यक्ति द्वारा कुल रूप से 65,000 रुपये का भुगतान किया गया। जबकि ये कार तो बहुत सस्ती थी ना, 50,000 रुपये की कार थी। तो अब आप क्या देख रहे हैं, फिर से समझना मेरी बात को। 50,000 रुपये नगद में खरीद सकते थे, लेकिन आपने नगद में नहीं खरीदा, किस्त में खरीदा, और किस्त हमेशा भारी पड़ती है, आपको पता है। तो 20,000 रुपये आपने नगद दिया, 15,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्त थी, तो 45,000 आपके किस्तों में लग गए, 20,000 नगद लग गए, 65,000 रुपये आपने कुल रूप से भुगतान किया। 65,000 रुपये आपने कुल रूप से भुगतान किया, किसके लिए? उस कार के लिए जो थी कितने की, 50,000 की। 50,000 की कार को 65,000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो मुझे बताइए कितना रुपये ज्यादा लग रहा है। तो आप बोलोगे साहब 15,000 रुपये ज्यादा लग रहा है, और जो भी ज्यादा लगता है वह हमारे लिए क्या होता है, वह हमारे लिए साधारण ब्याज होता है। जो भी ज्यादा लग रहा है वह हमारे लिए क्या लग रहा है भाई, साधारण ब्याज लग रहा है। तो 15,000 रुपये आपके यहाँ ज्यादा लग रहे हैं। तो पहली चीज हमने यहाँ से क्या ले ली, पहली चीज हमने यहाँ से ये ले ली कि यहाँ पर इस प्रोसेस में जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, 15,000 रुपये लग रहा है। अब हम यहाँ पे दर ज्ञात करना चाहते हैं। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि 15,000 रुपये जो ब्याज मिला है
वो 3 वर्ष में 50,000 का मिला है, 50,000 का नहीं मिला है। देखिए 20,000 रुपये आपने नगद भुगतान कर दिए, बचे कितने 30,000 रुपये। तो सबसे पहले तो 1 वर्ष तक ब्याज लगा 30,000 का, उसके बाद आपने और 15,000 रुपये जमा कर दिए, तो फिर एक आगे के 1 वर्ष के लिए ब्याज लगा 15,000 का, और लास्ट की किस्त में आपके द्वारा इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख रहे हैं इस मूलधन को मैं कंप्लीट को 1 वर्ष के सापेक्ष कन्वर्ट करना चाह रहा हूं कि 1 वर्ष के सापेक्ष ये ब्याज जो है 15,000 रुपये वो हमें एक तो इस प्रोसेस से मिल रहा है कि ऐसा पूरा फंडा हम अपनाएंगे तो जाके हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितना 15,000। यदि हम ऐसा नहीं करना चाहते तो आखिर कौन सा हमें ऐसा मूलधन रखना होता, उस मूलधन से 1 वर्ष में हमें ये 15,000 रुपये ब्याज के मिल जाते। 1 वर्ष में हमें 15,000 रुपये ब्याज के मिल जाते। आखिर ऐसा कौन सा मूलधन हमें रखना चाहिए था? तो मुझे बताइए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि पहले वर्ष 20,000 रुपये आपने चुकता कर दिए, तो आपके ब्याज कितने का लग रहा था भाई? 30,000 का। उसके बाद आपने और 15,000 रुपये चुकता कर दिए, तो आपके ब्याज कितने का लग रहा था? 15,000 का। और 15,000 चुकता कर दिए, तो उसके बाद जो बच रहा है वो इंटरेस्ट का बच रहा है, उसके बाद आपके ब्याज लगना बंद हो चुका है। तो जो भी आपके ब्याज लगा है वो कितने पे लगा है? 45,000 पे लगा है। तो 1 वर्ष के सापेक्ष आप मूलधन को कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास में यहां जो मूलधन आता है वो कितना आता है? 45,000 रुपये आता है। अब आप बोल सकते हैं कि इस तमाम प्रोसेस को हम एक लाइन में ऐसा बोल सकते हैं कि 45,000 रुपये से 1 वर्ष में 15,000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो दर क्या होगी? और दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। यही होता है मेरे भाई। यहां से आपने कट किया और आपके पास आ गया 33 सही 1/3%। तो आप बोल सकते हैं कि इस दौरान वार्षिक दर क्या रही? इस दौरान वार्षिक दर जो आपके पास में है वो 33 सही 1/3% रही। देखिए, एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, कभी भी ये सोच के ना रुकें कि भाई ठीक है इतना देख लिया 10 मिनट का, अब थोड़ा बाद में देखेंगे। बाद कभी नहीं आया है। आप इतना पेशेंस बना के जरूर रखें कम से कम कि 5 घंटे का स्टडी प्लान तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 1 घंटे के लिए आप बैठे हैं तो कम से कम 1 घंटे आप उसको निरंतरता के साथ देखिए। अगर आप एक क्लास जो 30-40 मिनट की या 50 मिनट की क्लास होती है उसे भी यदि आप 3 टुकड़ों में पढ़ रहे हैं तो ये तय मान लीजिए कि आपके द्वारा सिलेबस कवर कभी भी नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपके द्वारा जब भी क्लास पे आप देखे जाते हैं तो आप अपना एक ऐसा टाइम सेलेक्ट कीजिए कि आपको बीच में डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और जैसे ही आपका मस्तिष्क उस ओर अग्रसर होता है, जैसे ही आपका मन ऐसे करता है कि हाँ भाई अब अपने को अच्छे से पढ़ना है, तभी यदि आप वहाँ से गायब हो जाते हैं, तभी आप वहाँ से दूसरे कंटेंट पे चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, आपका वहाँ सब्जेक्ट के प्रति जो अट्रैक्शन आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, और बिना अट्रैक्शन के आप किसी भी सब्जेक्ट को कभी भी कवर नहीं कर सकते। सभी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से उपलब्ध करवाई जाएंगी और प्रत्येक के लिए आपको अच्छा स्मार्ट वे बताया जाएगा, कंपटीशन का ऐसा वे बताया जाएगा जिससे आप कम समय में समझ शक्ति के साथ प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, एक भी चीज़ मैं आपको ऐसा नहीं बताने वाला कि भाई ये ऐसा कोई ट्रिक है। हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किसी भी प्रश्न को हल करना, आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं होगा जिस तरीके से आप कम समय में हल कर लोगे और कि भाई मैंने जो तरीका बताया है उससे समय ज़्यादा लग रहा है। अपना प्रत्येक तरीका ऐसा होगा जिसमें समझ होगी, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, प्रत्येक चीज़ आपको समझ में आएगी, समय भी कम लगेगा और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आप प्राप्त करेंगे। देखिए, थोड़ा सा अगर मैं आगे बात करता हूँ, एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा और ले लेना चाहिए, तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ।
ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन हमने लिया यहां पर कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक पेन खरीद सकता है। अब पेन खरीद सकता है, इसकी उसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, दो संभावनाएं हैं, दो तरीके से वह इस पेन को खरीद सकता है। किस किस तरीके से खरीद सकता है? व्यक्ति द्वारा पेन को खरीदने का दो प्रोसेस आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है। पहला प्रोसेस आपको ये बताया गया है कि साहब आप 50 रुपये नगद दीजिए और पेन को खरीद लीजिए, और दूसरा प्रोसेस आपको ये बताया गया है कि साहब आप 10 रुपये नगद दीजिए और 10 रुपये नगद देने के पश्चात आपको 5 रुपये की 9 मासिक किस्त चुकता करनी। और अगर कुछ बच्चों को इस बात का सस्पेंस हो कि साहब लास्ट वाली किस्त में क्या हमेशा ब्याज ही चुकता होता है क्या, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम कर चुके हैं। तो ये कंफ्यूज दूर करने के लिए भी यदि चाहते हैं आप, तो मैं 5 रुपये की जगह वैल्यू चेंज कर देता हूं, क्योंकि कई बार हमें ऐसे लगता है कि लास्ट वाली किस्त में तो हमेशा ब्याज ही चुकता होता है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं चेंज कर देता हूं इसको थोड़ा सा, और मान लीजिए मैंने आपको ये बोल दिया कि वह व्यक्ति क्या कर सकता है, 7 रुपए की 6 मासिक किस्त चुकता करता है। अब देखिए पेन को खरीदने का प्रोसेस, या तो आप 50 रुपए नगद दीजिए साहब, या फिर अगले दुकानदार ने क्या कहा कि 10 रुपए नगद तो आप मुझे अभी दे दो साहब। तो 10 रुपए नगद तो आपने उसको उसी टाइम पे दे दिए, और 10 रुपए नगद देने के बाद उसने कहा अब आपको 7-7 रुपए की 6 मासिक किस्त चुकता करनी है। तो आपके द्वारा कितना पैसा दिया गया? 7 रुपए की 6 मासिक किस्त बोले तो 42 रुपए आपके द्वारा यहां से दिए गए। 10 रुपए आपने दे दिए थे साहब नगद, तो 42 रुपए आपने किस्तों से दे दिए, 10 रुपए आपने नगद दे दिए। तो मेरे भाई बताओ जरा, क्या आपके द्वारा 52 रुपए का भुगतान किया जा चुका है क्या? तो बिल्कुल आपने 52 रुपए का भुगतान किया है, जबकि ये पेन था कितने का? 50 रुपए का। कितने रुपए आपके ज्यादा लगे? 2 रुपए आपके ज्यादा लगे। जो 2 रुपए आपके ज्यादा लग रहे हैं वह आपका क्या है? साधारण ब्याज। क्यों लगा साधारण ब्याज? क्योंकि आपने पूरा पैसा नगद नहीं दिया, बचा हुआ पैसा आपने 6 मासिक किस्तों में दिया है, इसलिए आपके 2 रुपए अतिरिक्त लग रहे हैं। अब यदि इस मूलधन को आप मासिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनना, फिर समझना मेरी बात को। कुछ बच्चों को यहां हो सकता है प्रॉब्लम आए, ध्यान से सुनना। मुझे बताइए 10 रुपए नगद दे दिए थे, तो आपके पास में अब जो बकाया रह गया था, आपके लिए जो बकाया रह गया था वो कितना रहा था मेरे भाई? 40 रुपए। दुकानदार आपके कितने पैसे बकाया छोड़ के रख रखा था? तो आपके 40 रुपए दुकानदार द्वारा बकाया छोड़कर रखे हुए थे। 40 रुपए बकाया छोड़कर रखे हुए थे, तो सबसे पहले जो आपके ब्याज लग रहा था वो कितने रुपए का लग रहा था? 40 रुपए का लग रहा था। इसके बाद में क्या हुआ? आपके द्वारा 7 रुपए की मासिक किस्त जमा होगी। जैसे ही 7 रुपए की मासिक किस्त आपने जमा कराई, तो आप मुझे बताइए 7 रुपए जमा करवा दोगे 1 महीने बाद, तो साधारण ब्याज में जो भी राशि जमा करवा दी जाती है वह मूलधन से कम होती है, अर्थात जितना रुपए आपने जमा करवा दिया है उसका ब्याज आपके कम लगना प्रारंभ हो जाता है। तो 7 रुपए आपने जमा करवा दिए, तो अब आपके जो ब्याज लगने वाला है वो ब्याज कितने का लगने वाला है मेरे भाई? 33 रुपए का लगने वाला है। इसके बाद आपने फिर से 7 रुपए जमा करवा दिए, तो फिर से यदि आप 7 रुपए जमा करवा देते हैं, तो मुझे आप बताइए यहां पर आप फिर से 7 कम करोगे तो अब जो आपके ब्याज लगने वाला है वो कितने का लगने वाला है? 26 का लगने वाला है। इसके बाद आप फिर से 7 रुपए जमा करवा देते हैं,
तो आपके जो ब्याज लगने वाला है वो कितने का लगने वाला है, 19 का लगने वाला है। इसके बाद आपने फिर से 7 रुपये जमा करवा दिए तो जो ब्याज लगने वाला आपके वो कितना लगने वाला है, 12 रुपये का लगने वाला है। फिर आप 7 रुपये जमा करवा रहे हैं तो अब जो ब्याज लगेगा आपके वो कितने रुपए का लगेगा भाई, 5 रुपये का लगेगा। इसके बाद आप 7 रुपये जमा कराओगे तो आपके द्वारा जो वस्तु खरीदी गई थी, जो पेन खरीदा गया था, उसका भुगतान पूरा हो चुका होगा। अब यदि आप देख रहे हैं कि आपके पास आपको 40 रुपए का ब्याज देना है, कितने महीने का देना है भाई, 1 महीने का। 30 रुपए का ब्याज भी देना है 1 महीने का। 26 रुपए का ब्याज भी देना है 1 महीने का। 19 रुपए का ब्याज भी देना है 1 महीने का। 12 रुपए का ब्याज भी देना है 1 महीने का। 5 रुपए का ब्याज भी देना है 1 महीने का। इसलिए हम इनको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, सपोज कीजिए आपने क्या किया, किसी समान दर से आपने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया कि यार थोड़े दिन के लिए घूम के आता हूं, और आपको एक बजट की आवश्यकता थी, और उस बजट की आवश्यकता के लिए आपने क्या किया, थोड़ा सा चारों ओर से पैसा एकत्रित करना प्रारंभ किया। अब आपने क्या किया, मान लीजिए आप 1 तारीख को स्टार्ट हुए हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए। एक व्यक्ति से आपने 40 रुपए ले लिए, एक से आपने 33 रुपए ले लिए, ऐसे अलग अलग व्यक्तियों से आपने पैसा ले लिया, और प्रत्येक व्यक्ति के पास से आपने जो पैसा लिया है वो 1 महीने के लिए लिया, क्योंकि यहां 40 रुपए का जो ब्याज लगेगा कितने महीने का लगेगा भाई, 1 महीने का लगेगा। हर एक अमाउंट ये दर्शा रहा है कि मेरे लिए मुझे 1 महीने का ब्याज चाहिए। प्रत्येक अमाउंट जो है वो 1 महीने का ब्याज चाहता है। तो प्रत्येक अमाउंट 1 महीने का ब्याज चाहता है, तो सबसे पहले आपको इनको ऐड करके रखना है। तो बताइए मुझे जरा, इनको ऐड करने पे क्या होता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं यदि आप लाइव क्लास में उपस्थित हैं तो। वरना हम क्या करते हैं, एक अच्छे कैलकुलेटर की सहायता ले लेते हैं भाई, क्योंकि मेरा योग का जो तरीका है वो बहुत सुपर फास्ट है, और मैं कैलकुलेटर पे एक अच्छा विश्वास करता हूँ। आपको नहीं करना है लेकिन। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक राशि आपके पास 40 है, और प्लस में 33 राशि है, प्लस में 26 राशि है, प्लस में 19 राशि है, प्लस में 12 राशि है, और प्लस में 5 राशि है। तो टोटल आपके पास जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 135 रुपये। अब आप ये बोल सकते हो कि हमें जो ब्याज मिला है वो कुल रूप से 135 रुपये का मिला है, यदि हम समय को केवल 1 मंथ मान लें तो। अगर समय को आप केवल 1 महीना मान लेते हैं तो आपको 135 रुपये के कारण 2 रुपये का ब्याज मिला है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? क्या बोल रहा हूं मैं, फिर समझिएगा कि मूलधन आपके लिए क्या है, 135 है। किस स्थिति में, जब आप समय क्या ले रहे हो, 1 महीने का ले रहे हो, 1 मंथ का ले रहे हो, उस स्थिति में आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है, उस स्थिति में आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? और उस स्थिति में आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात क्या करना है, आपको रेट ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज तो ज्ञात कर चुके हैं, रेट ज्ञात करना है। तो रेट के लिए आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, ब्याज गुणा बटे में मूलधन और गुणा में समय। अब समय 1 महीना है, तो यदि आप ऐसे ही हल करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वह आंसर आपके पास मासिक में आएगा। किसमें आएगा मेरे भाई, मासिक में आएगा। तो आपको जो आंसर चाहिए वो मासिक में नहीं चाहिए, आपको जो आंसर चाहिए वो किसमें चाहिए, अपने को वार्षिक में चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, समय में 12 का भाग देते हैं, और इसमें आप 12 का भाग दोगे तो 12 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा करने पे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 17.77। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। अब एक वार्षिक किस्तों के प्रतिशत
बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। कॉपी में आप ऊपर हेडलाइन भी इसी प्रकार डालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है, डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड। उससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो जरूर देखें आप, क्योंकि एक क्रम के अनुसार आप पढ़ोगे तभी आपके समझ में आएगा। इसलिए आप पीछे वाले सभी वीडियो देखें, उसके बाद आप कंटिन्यूटी के साथ आगे चलें। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को कि अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि हाँ, आप कंटिन्यूटी के साथ में अगर चलेंगे तो आपके इसमें क्या फायदा होगा कि जैसे आपने ऊपर लिख रखा है डे 9 और डे 9, डे 10, डे 11, वैसे आगे तक लिख रखा है। मान लीजिए आपने डे 9 वाला आप पढ़ रहे हैं, आप उसके प्रश्न में दिक्कत आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे डे 9 का वीडियो देखना है, और डे 9 के वीडियो में 2 नंबर का प्रश्न है या 3 नंबर का प्रश्न है, वो देखना है। ऐसे क्या होगा, आप अगर डे नहीं लगाओगे ऊपर, या जैसे मैं लिख रहा हूँ उस प्रकार से आप नहीं लिखोगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा ये कौन से सिंपल इंटरेस्ट के कौन से वीडियो में था, पहले में था, 7वें में था, 10वें में था, 15वें में था, 9वें में था। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए क्रमबद्ध तरीके से हर चीज जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे आप लिखते जाइए, और रोजाना की क्लास रोजाना लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं 2-3 क्लासें इकट्ठी हो जा रही है तो एक साथ ही ले लूंगा, फिर कम समझ में आता है और अब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एक वार्षिक किस्त की बात हम और करते हैं कि कौन से वार्षिक किस्त के प्रश्न और किस प्रकार आते हैं। वार्षिक किस्त, वार्षिक किस्त का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बोल दूं, मैंने किसी व्यक्ति को कहा कि भैया मैं कोई आपको राशि दे रहा हूं और इसको आप क्या करना, मेरे को 3 साल के अंत में 10% वार्षिक दर से 330 रुपए लौटा देना। अब आपने सोचा कि यार 3 साल के अंत में मुझे 330 रुपए लौटाने पड़ेंगे, क्यों ना मैं इसको वर्ष दर वर्ष चुकता कर दूं। कैसे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए आप हर वर्ष 100 रुपए चुकता कर रहे हैं। पहले वर्ष आपने 100 रुपए की किस्त चुकता की, अगले वर्ष आपने फिर से 100 रुपए की किस्त चुकता की, उससे अगले वर्ष आपने फिर से 100 रुपए की किस्त चुकता की, और आपने कुल मिला के कितने रुपए चुकता कर दिए, तो आपको पता है 300 रुपए चुकता आपने कर दिया। और मान लीजिए यहां पर जो हम रेट लेके चल रहे हैं वो रेट हमारे पास में है 5%। अब मुझे बताओ, किसी कारण से यदि आप किस्तों में पैसा जमा नहीं करा पाते, किसी कारण से यदि आप किस्तों में पैसा जमा नहीं करा पाते और आप पहले वर्ष के 100 रुपए, दूसरे वर्ष के 100 रुपए और तीसरे वर्ष के 100 रुपए एक साथ आप तीसरे वर्ष के अंत में जमा करवाते, तो कितना करवाना पड़ता? क्या 300 से ही काम चल जाता? क्या सोचना और समझना मेरी बात को। आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि आप किसी व्यक्ति को पैसा चुकता कर रहे हैं। अब अगर आप पहले वर्ष 100 रुपए चुकता करवा दोगे तो उसके बाद आपके 100 रुपए का ब्याज लगना कम हो गया था कि नहीं हो गया था? हो गया था। उससे अगले वर्ष आपने 100 रुपए चुकता करवाए तो फिर से आपको 100 रुपए का ब्याज लगना कम हो गया था। अगर ये जमा नहीं करवाते तो ब्याज कम लगना चालू नहीं होता और आपको 3 वर्ष के अंत में 300 से काम नहीं चलता। तो 300 से काम नहीं चलता तो आखिर हमें कितने चुकता करने पड़ते, इस बात को हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इतना तो आप बता सकते हो क्या? तीसरे वर्ष के अंत में आप 300 रुपए जमा करवा रहे हैं तो ये तो 100 ही लगने थे ना, ये तो 100 ही लगने थे। लेकिन समझो आप, ये आप 1 वर्ष के लास्ट में जमा करवा रहे हो, ये आप 2 वर्ष के लास्ट में जमा करवा रहे हो, ये आप तीसरे वर्ष के लास्ट में जमा करवा रहे हो। तो यदि पूरा धन एक साथ जमा कराओगे, पूरा धन यदि आप एक साथ जमा कराओगे तो भी आपको रुपए तो कितने जमा करवाने पड़ेंगे? लास्ट पूरे जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन ये इस 100 पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो वैसे भी 3 वर्ष के एंड में है। लेकिन इस पे प्रभाव पड़ जाता, इसके कारण हमें कुछ ना कुछ और ज्यादा जमा कराना। समझो मेरी बात को, यहां पर आपने 100 रुपए जमा करवाए थे, अगर ये दूसरे वर्ष के अंत में ना करवा के इसको भी तीसरे वर्ष के अंत में जमा करवाया जाता तो क्या इस 100 रुपए पर
एक वर्ष का ब्याज ज्यादा लगता क्या? बिल्कुल ज्यादा लगता। एक वर्ष का ब्याज क्या ज्यादा लगता? 5% ज्यादा लगता। तो इसके बदले आपको क्या जमा करवाना पड़ता? इसके बदले आपको 105 रुपए जमा करवाने पड़ते। इसके बदले आपको 105 रुपए जमा करवाने पड़ते। तो मैं इसकी भी बात कर लेता हूं। अगर ये पैसा भी आप एक वर्ष के अंत में जमा नहीं करवा के तीसरे वर्ष के अंत में जमा करवाते, तो एक वर्ष के अंत की बजाय तीसरे वर्ष के अंत में जमा करवाते, तो कितना समय बढ़ गया भाई? एक तो आप कोई काम 1 साल के एंड में कर रहे हो और एक 3 साल के एंड में कर रहे हो, तो 2 साल का समय बढ़ गया ना। तो 1 साल का 5%, तो 2 साल का 10%, सीधा सीधा ही जुड़ेगा क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो 10% ज्यादा लगता, मतलब इस पैसे को एक वर्ष के अंत की बजाय 3 वर्ष के अंत में जमा करवाया जाता, तो आपको कितने रुपए चुकता करने पड़ते? 110 रुपए चुकता करने पड़ते। और कुल मिला के यदि सारे पैसे को आप तीसरे वर्ष के अंत में जमा करवाते, तो आपको कुल रूप से कितना पैसा चुकता करना पड़ता मेरे भाई? तो आपको कुल रूप से 315 रुपए चुकता करने पड़ते। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं यहां पर ये क्वेश्चन बना देता हूं आपके पास। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने कहा कि किसी व्यक्ति को 3 वर्ष के अंत में कुल रूप से 31,500 रुपए चुकता करने हैं। किसी व्यक्ति को 3 वर्ष के अंत में 31,500 रुपए चुकता करने हैं। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तथा वह इन्हें 3 वार्षिक किस्त में जमा करवाना चाहे या 3 वार्षिक किस्त में जमा करवाना चाहता है या 3 वार्षिक किस्त में जमा करवाता है, तो बताइए वार्षिक किस्त का मान क्या होगा? फिर समझिए, कई बार तो बच्चा इस प्रकार के प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझ पाता है कि आखिर प्रश्न का अर्थ क्या है। तो प्रश्न का अर्थ यह है कि यदि आप ये पैसा वार्षिक किस्त में जमा नहीं करवाते, तब तो आपको 3 वर्ष के अंत में एक साथ 31,500 रुपए जमा करवाने पड़ते। लेकिन आपने 3 वर्ष के अंत में 31,500 जमा नहीं करवा के आपने योजना बनाई या आपने एक किस्त का पैटर्न बनाया कि साहब मैं साल के कुछ कुछ पैसे जमा करवाऊंगा, जिससे मेरे को पैसा भी कम जमा करवाना पड़े और मुझे आसानियत हो। तो देखिए, वैसे आसानियत नहीं होती है कि किस्त में, आपको पता है किस्त व्यक्ति को धीरे धीरे मारती है, तो इससे अच्छा है किसी व्यक्ति को धीरे धीरे कोई दिक्कत हो तो वो एक साथ ही हो जाए। अब ध्यान से सुनना, आपने क्या किया, वार्षिक किस्त की बात कर रहे हैं हम, तो 5% से अगर हम देखते हैं, तो अगर इस हिसाब से देखें कि अगर किस्त 100 की होती तो आपको कुल रूप से कितने रुपए जमा कराने पड़ते भाई? 315 रुपए जमा कराने पड़ते। 315 रुपए जमा करवाने पड़ते कुल रूप से, अर्थात 315 रुपए मिश्र धन है, जिसका मान यहां क्या दिया है? 31,500। तो 315 का अर्थ हमने ऊपर लिख दिया। वार्षिक किस्त है तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो आपके पास वार्षिक किस्त आ गई 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए की 3 वार्षिक किस्त जमा कराओगे तो 3 वार्षिक किस्त 10,000 रुपए की 30,000 रुपए में आपके द्वारा संपूर्ण भुगतान हो गया। अन्यथा अगर लास्ट में एक साथ जमा कराते तो कितने लगते आपके? 31,500 रुपए लगते। फिर समझिए, एक क्वेश्चन में और लेता हूं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। समझना ध्यान से। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि किसी व्यक्ति को कुल रूप से 9,900 रुपए तीन वर्ष में 10% वार्षिक दर से चुकता करने होते हैं। प्रश्न का लैंग्वेज सुन लीजिएगा किस प्रकार आएगा। किसी व्यक्ति को 10% वार्षिक दर पर, दर को मैंने वार्षिक लिया, अगर ये मासिक में होता, द्विमासिक में होता तो हम इसको बदलकर वार्षिक में ले लेते। ये बात मैं आपको डे फर्स्ट में अच्छे से, बहुत ही बेसिक से समझा चुका हूं।
कि व्यक्ति को 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से, व्यक्ति को 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से कुल रूप से 9,900 रुपए चुकता करने हैं। मैंने आपको कहा कुछ धन दिया होगा आपको, वो क्या है क्या नहीं है, उस अगर आप सोचो कि सर वो धन क्या था, तो वो बात भी मैं आपको समझाऊंगा। एक बार मैं आपको वार्षिक किस्त निकालना समझा रहा हूं, क्योंकि हम बहुत सारी बातें एक साथ नहीं करेंगे, हम एक एक बात को एक बार करके उसको अच्छे से समझ के फिर किसी दूसरी बात पे जाएंगे। हाँ, जिस बात को समझेंगे, यदि उस बात में कोई ऐसी चीज आई कि ये क्यों आई, वो हम साथ में समझते जाएंगे। तो ये प्रश्न क्या है कि मैंने मान लीजिए आपको कोई धन दिया था और मैंने आपको धन देकर ये कहा कि मेरे भाई ये धन आप ले जाइए और आप पूरे 3 साल के बाद आना और पूरे 3 साल के बाद आके मुझे 9,900 रुपए दे जाना। आपने कहा कि सर ऐसा करने से मेरी समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं 3 वर्ष के अंत में नहीं आके मैं एक एक साल से आके 3 साल में आपके पैसे चुकता कर दूं। तो आप मेरे से वो धन ले गए, वो धन 9,900 नहीं है, ये तो ब्याज व्याज जोड़ के टोटल हिसाब बना दिया मैंने पहले ही कि भाई ये फला मेरे से धन आपने उधार लिया है, इतने प्रतिशत से लिया है, 3 वर्ष से लिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे बनाया है। मूलधन आप निकालना चाहो तो मूलधन आपको निकालना आता है, मुझे बताने की जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा सोचे यार मूलधन कैसे निकाले कैसे निकाले, बार बार ये विचार आ जाता है ना कई बार एक बार कि कुछ बच्चे समझते ये धन है, धन ये नहीं है, ये तो मिश्र धन है, ये तो मिश्र धन है। ये आपके पास क्या है? समय है, और ये आपके पास क्या है? दर है। अगर मूलधन ज्ञात करना हो तो आपको पता है, मैं आपको एक फॉर्मूला समझा चुका हूं कि मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। तो इसे आप निकाल लेना, मैं इस पे जाऊंगा नहीं अभी, ठीक है? इससे आप मूलधन निकाल लेना कि आखिर वो धन उधार लिया गया क्या था, अगर आपको वो निकालना हो तो, ठीक है? और इस फॉर्मूले से नहीं निकाल के आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप उससे डायरेक्ट निकालना चाहें तो उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि वो धन क्या था। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? अभी हमारा क्वेश्चन है कि मैंने आपको ये कह दिया कि साहब 3 वर्ष के अंत में 10% वार्षिक दर से एक साथ 9,900 रुपए जमा नहीं करवाने हैं, हम तो हर वर्ष के अंत में कुछ कुछ जमा करवाएंगे समान रूप से। तो सोचिए, आपने कोई किस्त बनाई होगी, वो किस्त मैं यहां मान लेता हूं क्या? 100 कि पहली किस्त आपने मान ली क्या? 100 कि पहली किस्त आप 100 जमा करवा रहे हैं, दूसरी किस्त भी क्या जमा करवा रहे हैं? 100 जमा करवा रहे हैं, तीसरी किस्त भी क्या जमा करवा रहे हैं? 100 जमा करवा रहे हैं, ठीक है? और ये क्या कब लगता? ये उस स्थिति में लगता जब आप अंतिम रूप में एक साथ धन जमा पूरे धन का हिसाब करते। तो आप सोच रहे हो कि अगर मानी गई किस्त 100 को भी मैं एक साथ जमा करवाता तो मेरे को कितना लगता? यदि वार्षिक किस्त को आप 100 मानते हैं और उस स्थिति में यदि आप एक साथ जमा करवाते हैं तो आपके कितना लगता? तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि ये 1 वर्ष के अंत में जमा करवाया जा रहा है, ये 2 वर्ष के अंत में जमा करवाया जा रहा है, और ये 3 वर्ष के अंत में जमा करवाया जा रहा है। ठीक है मेरे भाई? 1 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में और 3 वर्ष के अंत में जमा करवाया जा रहा है। 3 वर्ष के अंत वाला तो यदि आप 3 वर्ष के अंत में करवाते तो वो का वही रहता, क्योंकि अभी हम क्या बात करें? 3 वर्ष के अंत में जमा करवाते तो क्या लगता? तो 3 वर्ष के अंत में ही है। लेकिन ये 2 वर्ष वाला जो 2 वर्ष के अंत में आप जमा करा रहे हो, यह भी अगर 3 वर्ष के अंत में जमा करवाते, मतलब इसको कितना ईयर आप डिले करते, अगर इसको आप 1 साल लेट कर देते तो 1 साल का ब्याज और लगता या नहीं लगता मेरे भाई? तो 1 साल का ब्याज 10% और लगता, तो आपको यहां जमा करवाना पड़ता 110। अगर ये 1 वर्ष के अंत में जमा करवाया है, यह भी अगर आप 3 वर्ष के अंत में जमा करवाते तो आपको कितना जमा करवाना पड़ता? तो आप क्या सोचते कि साहब ये 1 वर्ष के एंड में कोई काम हो रहा है, मान लीजिए ये 2011 के अंत में कोई काम हुआ, एक 2013 के अंत में कोई काम हुआ, 2 साल बाद में हुआ, तो इसका 2 साल का ब्याज आपको ज्यादा देना पड़ता। 1 साल का ब्याज क्या होता है? 10% वार्षिक, अगले ने क्वेश्चन में बताया है। तो 2 साल का क्या हो गया? 20%। तो इसके बदले यदि ये 1 वर्ष के अंत में जो धन दिया जा रहा है, ये 1 वर्ष के अंत में दिया जाने वाला धन, वह अगर 3 वर्ष के अंत में दिया जाता तो आपको जमा करवाना पड़ता 120। 2 वर्ष ज्यादा हो गए, 1 वर्ष का 10%, तो 2 वर्ष का
20%, 20% प्लस हो जाता तो 100 में 20% प्लस हुआ तो क्या हुआ 120। इस स्थिति के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि साहब या तो 100 रुपए की वार्षिक किस्त 3 बार जमा करवा दो, और यदि आप 3 वर्ष में के अंत में एक साथ जमा करवाना चाहते हैं तो आपके पैसा कितना लगेगा 330। अब आप क्या बोलोगे, एक साथ 330 जमा करवाना पड़ता है, और यहां क्या बोल रहा है, एक साथ क्या जमा करवा रहा है 9,900। अब आप सोच रहे हो साहब इससे इसको कंपेयर क्यों कर रहे हो, आपने किस्त को 100 क्यों मान लिया, तो आपको पता है हम इनको प्रतिशत में लेके चल रहे हैं, ये सभी प्रतिशत में है, कि मैं क्या बोल रहा हूं प्रत्येक किस्त अपने आप में क्या है 100% है, और आपको कुल रूप से मिश्र धन क्या जमा करवाना पड़ रहा है 330%। तो आप क्या बोलोगे, जब मिश्र धन 330% है तो उसके लिए इसका मान दिया गया है 9,900। प्रतिशत नीचे लिखा, प्रतिशत का अर्थ ऊपर लिखा, तो ऐसा करने से मित्रों 1% का मान आ गया, मेरे प्यारे भाइयों 1% का मान आ गया। और वैसे आपको माइंड जो है वो पूरा कनेक्ट रखना है। अब माइंड जो कनेक्ट होता है उसके कई पार्ट्स होते हैं, इस पे भी अपन एक वीडियो लेके आएंगे। सोचने से माइंड कन्वर्ट्स नहीं होता है, आपकी किसी के प्रति आत्मीयता होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप किसी अध्यापक का जितना मान सम्मान करते हैं आप उससे उतना ज्यादा अच्छा सीख पाते हैं। कारण क्या है, आप किसी का मान सम्मान करते हैं, कोई आपको अच्छा लगता है तो उसकी बातें भी आपको अच्छी लगेंगी। जैसे आप जिस विद्यार्थी के साथ क्लास में बैठते थे, या जो आपका क्लास में अच्छा दोस्त था, उसकी बातें आपको आज तक याद आती होंगी, और कुछ ऐसे साथी भी आपके साथ रहे होंगे जिनके साथ आपने बहुत कम समय बिताया है या जिनसे बहुत कम बात की है, तो उनकी बातें आपके आज के पृष्ठ में न के बराबर है। तो कोई भी चीज याद कब होती है, समझ में कब आती है, किसी व्यक्ति की सभी बातें किसी के लिए तो सत्य कैसे हो जाती हैं, और किसी व्यक्ति की सभी बातें किसी के लिए असत्य कैसे हो जाती हैं, इस बात को आप समझिए। किसी व्यक्ति की सभी बातें आपके लिए सत्य तब हो जाती हैं जब आपका डेडिकेशन उसके प्रति है, जब आपके मन में उसके प्रति मान सम्मान है, जब आपके मन में, आपकी भावना में माइंडली रूप से आप ये सोच रहे हैं कि ये एक योग्य व्यक्ति है या मैं इससे सीखकर आगे निकल सकता हूं, तो आप उससे सीख पाते हैं। और बाय द वे आप किसी व्यक्ति से ऐसा कनेक्ट ही नहीं हो पाए, बार बार आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है, क्या यार इनसे मेरा काम चल जाएगा, क्या इनके अलावा भी मुझे कोई सहारा चाहिए क्या, इसका मतलब है आप उस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं है, आपको उस पर भरोसा नहीं है, आपको उस पर विश्वास नहीं है, तो साहब वो आपके काम का नहीं है, वो आपकी सफलता में आपका साथ नहीं दे सकता, या आपकी सफलता उसमें निहित नहीं है। क्योंकि आप किसी कार्य को पूरा करते हैं या आपका कोई साथ देता है, तो इसके लिए आपका उसके साथ पूरा इंटरेस्ट क्रिएट रहेगा। कब रहेगा, जब आप उस पर विश्वास हो। तो ये सारा जो काम है मेरे भाई, ये बिलीव का काम है। आप बिलीव रखिए। माइंड क्लासेज, आगाज क्लासेज, सुभाष एकेडमी, ये तीनों कोचिंग्स आज 5 ब्रांचों के रूप, हमारी 5 ब्रांचें चलती हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी जो टीम है वो आपके साथ पूरे डेडिकेशन के साथ लगी हुई है, और टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं। अपितु अभी धीरे धीरे मैं ऑनलाइन सिस्टम को देख रहा हूँ, तो ना कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के लिए, अपितु मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के ये कह सकता हूँ कि ऑल इंडिया फाइटर लोग अपनी टीम में हैं। अगर आप दिल्ली के किसी टीचर को कंपैरिजन करेंगे, जोधपुर के किसी टीचर को कंपैरिजन करेंगे, किसी भी स्टेट के, ऑल इंडिया में आप टीचर को कंपेयर करेंगे, तो आपको किसी प्रकार से कोई टीचर कमज़ोर नज़र नहीं आएगा। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए हर चीज़ से लड़ूंगा, लेकिन आपको आपका डेडिकेशन बना के रखना है, आपका विश्वास बना के रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में वार्षिक किस्त चाहिए तो आप किससे गुणा करोगे मेरे भाई, 100 से गुणा करोगे। वही आपने देखा 100 रुपए की 3 वार्षिक किस्त हैं। यदि एक साथ जमा करवाना होता तो पहली 100, दूसरे वर्ष के अंत वाली को तीसरे वर्ष के अंत में करवाते तो 110, पहले वर्ष के अंत वाली को भी अगर तीसरे वर्ष के अंत में करवाते तो 200, 120। इस हिसाब से आपका अमाउंट मिश्र धन क्या बनता 330। तो आप बोल सकते हैं
कि जहां हमारा काम 100% 100% 100% 300 रुपए में चल सकता था, वो काम अब हमारा 330 रुपए में चल रहा है, क्योंकि हमने वर्ष दर वर्ष पैसा नहीं चुकाया। हमने वर्ष दर वर्ष पैसा चुकता करने की बजाय हमने पैसे को एक साथ चुकता किया है। तो एक साथ पैसा आपने चुकता किया है, कितना चुकता किया है? 330 चुकता किया है। प्रतिशत में 300% है और वैल्यू कितना दे रखा है? 9,900। तो 330% का अर्थ 9,900 है। यदि आपसे पूछा जाए कि वार्षिक किस्त क्या है, तो वार्षिक किस्त तो मेरे भाई 100 ही है ना, इसलिए आप गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे, और 100 से गुणा करते हैं तो आप स्पष्ट पा रहे हैं यहां क्या आपके पास 30 आ गया। तो आप बोल देंगे कि प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की है? 3,000 रुपए की। तो इस हिसाब से आपने जमा किया। तो एक चीज आप आपके सेल्फ नॉलेज के लिए समझ सकते हैं कि साहब क्या फायदा हुआ मुझे। आपको क्या फायदा हुआ? आपको यह फायदा हुआ कि आपको 9,000 रुपए में आपका काम चल गया, आपने किस्त बनवा ली तो। और यदि आप किस्त नहीं बनवाते और 3 वर्ष के अंत में इस पैसे को आप चुकता करते तो आपका काम चलता 9,900 में। और अगर आपके मन में जिज्ञासा अभी भी छुपी हुई है कि आखिर ये धन क्या था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा वैल्यू पॉइंट में है। आपको पता है कि आपको मूलधन अगर ज्ञात करना होता है तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। दर गुणा समय तो 10 गुणा 3 क्या आ गया? 30। तो आप मूलधन बराबर बोलोगे 9900 गुणा 100 बटे में 130। और इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, आप भी साथ में कैलकुलेट कीजिए। आपको किसी चीज की हेल्प नहीं लेनी है, हमारी तो क्या भैया अब उम्र हो गई ना साथ में, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको लेना पड़ता है। ध्यान से सुनते जाना। यहां पर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाता है, वो आ जाता है 7,615। तो इस पूरी कहानी को आप समझिए। 7,615 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने इसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू के रूप में लिया, 0.33 है। आप ऐसे समझ के चलिए कि आपने किसी व्यक्ति से 7,615 उधार लिए थे। यदि आप 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में एक साथ पूरा धन जमा करवाते, तब तो आपको क्या चुकता करना पड़ता? 9,900। और आपने इसकी किस्तें जमा करवा ली, तब आपको कितने? 3,000 रुपए की 3 किस्त देनी पड़ी, यानी कितने रुपए में काम चल गया? 9,000 रुपए में काम चल गया। और आखिर ये धन था क्या? तो ये धन था 7,615। इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट की सभी आप जानकारी रखिए। आज के लिए इतना ही। आप अच्छा रहें। परमपिता परमेश्वर से मेरी मनोकामना है कि आपका जीवन सुखमय बने, आपको सभी सुख सुविधाएं मिलें, आपके जीवन में अपार खुशियां हों, और ये मेरी दुआ है। और आप जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, आपको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि हम आपके पास हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि हम तहे दिल से आपके साथ के लिए आपकी दुआ करते हैं। तो मेरे भाइयों, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माइन।